गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 समझाया था। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा हम आर्टिकल पढ़ते हैं आज, और वह है व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक हमारे संविधान के अंदर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 19 है, जो हमें तमाम प्रकार की लिबर्टी जो है वो प्रदान करता है। जैसे हमें बोलने की जो आजादी है, जिसको हम कहते हैं विचार और अभिव्यक्ति की आजादी। आपको बोलने का अधिकार भी है और लिखने का अधिकार भी है। बहुत सारे ऐसे समाज भी रहे जहां व्यक्ति को बोलने और लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार हमें प्रदान किया। मूल रूप से आप ये ध्यान रखना कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की आजादी भी सम्मिलित है। इसको अलग से कोई हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। यही वो आर्टिकल है जो प्रेस को भी लिखने और बोलने की आजादी जो है वो प्रदान करता है। यह अधिकार हमारे को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रदान किया है। दूसरा है इसके अंदर निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। निरायुध का अर्थ है बिना हथियारों के अपनी मांगों को लेकर आप सम्मेलन कर सकते हैं, सामाजिक बदलाव हेतु सम्मेलन कर सकते हैं। ये बातें इसलिए संविधान में लिखी गई है क्योंकि हम अंग्रेजी हुकूमत के काल में ऐसे समाज के गुलाम रहे जहां पर हमें सम्मेलन करने का अधिकार भी नहीं था। पढ़ा होगा आपने नीमूचराना, बेगू या मानगढ़ मूवमेंट, जहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होते हैं और सरकार हजारों लोगों को गोलियों से भून देती है। जलियांवाला बाग कांड आपने पढ़ा है। तो एक प्रकार से अब संविधान में हमें अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी मांगों को लेकर बिना हथियारों के कोई भी सम्मेलन संपन्न कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो सम्मेलन आपका शांतिपूर्ण हो, वहां पर कहीं पर किसी प्रकार की कोई हिंसा जो है वो शामिल नहीं हो। अगला है समुदाय या संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता। आप अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर किसी प्रकार का कोई यूनियन बना सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक अपना यूनियन बना सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी अपना यूनियन बना सकते हैं। आप व्यापारी हैं, आप किसान हैं, आप व्यवसायी हैं, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें अपना यूनियन बनाना चाहिए और सरकार से मोलभाव करना चाहिए, तो आप वो काम जो है वो कर सकते हैं। मूल रूप से आप समुदाय भी बना सकते हैं और संघ का निर्माण भी कर सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। अगला है इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं हुआ कि साहब आप वहां जाएंगे तो आपको परमिशन लेनी होगी, पासपोर्ट लेना होगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जो भारत की टेरिटरी है, जो क्षेत्र भारत की संप्रभुता के अधीन आते हैं और जहां जिस संप्रभुता के आप नागरिक माने जाते हैं भारत के, तो पूरे देश में आप अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। फर्क यह है कि यह अधिकार जो है वो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिक है तो उसको प्राप्त नहीं है। इसे यहाँ लिखा हुआ है नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, वहां अपना स्थायी मकान बना सकते हैं, आप रह सकते हैं, वहां के नागरिक बन सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं जैसी संघात्मक प्रणालियों में होती है। अमेरिका में एक शर्त है कि अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में रहना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना होगा, आवर्जन का प्रमाण पत्र लाना होगा, और जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहां की नागरिकता का परित्याग करके फिर आप दूसरे राज्य की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भारत, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि एक संघात्मक राज्य होते हुए भी उसके लक्षण एकात्मक हैं, इसलिए भारत में दोहरी नागरिकता का कोई उपबंध नहीं है। इसलिए आप किसी भी राज्य में अबाध रूप से रह सकते हैं। इसमें पहले एक अपवाद था जम्मू और कश्मीर, और आपको पता है कि अगस्त 2019 को ये प्रणाली भी खत्म कर दी गई है। अब आप जम्मू कश्मीर के भी नागरिक बन सकते हैं, वहां जमीन खरीद सकते हैं, वहां स्थायी रूप से बस सकते हैं। पहले इस परंतु में एक चीज जोड़ी गई थी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन अब जो नई सरकार आई उसने बदलाव कर दिया है कि धारा 370 को निष्प्रभावी बना दिया है संविधान में, या उसके उन उपबंधों को हटा दिया गया है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का अधिकार देते थे, जो बहुत सारे भारतीय अन्य नागरिकों को वहां संपत्ति अधिकारों से वंचित करते थे, रहने की जो आजादी है उससे वंचित करते थे। अब वो शर्त भी हट गई है। इसलिए अब आप ये आर्टिकल अधिकार देता है कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। वृत्ति, आजीविका या कारोबार करने की आजादी। पूरे देश में आप कोई भी वृत्ति, व्यापार, वाणिज्य कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं वो लीगलाइज हो, अलीगलाइज व्यापार नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप मादक द्रव्यों का व्यापार करें, आप शराब का व्यापार करें। कोई भी ऐसा व्यापार आप नहीं कर सकते जो न्यायोचित नहीं है। बाकी कोई भी व्यापार अपना पेट पालने के लिए आप कर सकते हैं। इसी अधिकारों के अंदर एक संपत्ति का अधिकार था, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया कि 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर उसको विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया। आज वो भाग 12 301 के अंदर पड़ा हुआ है। तो एक अधिकार इसमें नहीं है, लेकिन उसके साथ ही सहकारी समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19C में जोड़ दिया गया है कि आप चाहे तो आप सब लोग मिलकर ज्वाइंट एडवेंचर्स करके सहकारी समितियों का निर्माण भी आप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 एक प्रकार से अपराध के विरुद्ध 2 सिद्धि से संरक्षण है। कुछ प्रकार के रक्षा उपाय हमारे संविधान में किए गए हैं ताकि वो व्यक्ति अगर अपराधी नहीं है तो उसको बचाया जा सके। उसको अब हम कहते हैं अपराध के विरुद्ध 2 सिद्धि से संरक्षण। कोई व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है उसको खुद ही अपने अपराध के लिए गुनाह कबूल नहीं करवाया जा सकता। इसमें पहली शर्त तो ये है, अगर वो व्यक्ति खुद भी ये कहते कि साहब मैंने ही मर्डर किया है, तब भी आप उसको सजा नहीं दे सकते। यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के अपराध के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता गवाही देने के लिए। दूसरा इसमें रक्षा उपाय यह है कि जो दंड जो है वही आपको दिया जाएगा जो वर्तमान में प्रवृत्त है। मान लीजिए मैंने आज जो अपराध किया और आज जो दंड की मात्रा है वो मुझे दी जाएगी, उससे अधिक दंड जो है वो मुझे नहीं दिया जाएगा। और तीसरा है इसके अंदर दोहरे दंडादेश का प्रतिषेध। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दंड जो है वो एक ही समय में नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर एक ही समय में व्यक्ति को 2 दंड जो है वो दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आजीवन कारावास, अमेरिका में आज भी प्रणाली है। तो भारत में 3 रक्षा उपाय किए गए हैं। एक तो स्वयं के अपराध के विरुद्ध स्वयं को ही गवाही नहीं बनाया जाएगा, एक व्यक्ति को दोहरा दंडादेश नहीं दिया जाएगा, एक ही समय में 2 दंड जो है उसको नहीं दिए जाएंगे, और तीसरा अपराध करते समय जो विधि प्रवृत्त में थी उतना ही दंड उसको दिया जाएगा। मान लीजिए कल विधि में कोई बदलाव आता है तो वो दंड जो है उस व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी मान लीजिए जिस व्यक्ति ने आज कोई अपराध किया है और आज जो दंड की मात्रा है वही दंड उसको दिया जाएगा, कल उस विधि में अगर कोई बदलाव आता है तो वो बदलाव उस व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये व्यक्ति को एक प्रकार का संरक्षण दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि अपराध के विरुद्ध 2 सिद्धि से संरक्षण। अगला एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमारे संविधान के केंद्र में है, सबसे बड़ा आर्टिकल मानता हूं मैं इसको, और वो है आर्टिकल 21। इसे हम कहते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे अधिक चर्चा का विषय है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 20 और 21 ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। आपातकाल भले कितना ही गंभीर देश में क्यों नहीं लगा हुआ है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या मान लीजिए बाह्य आक्रमण पे लगा हुआ है या आंतरिक शांति के आधार पर लगा हुआ है, तब भी ये आर्टिकल आपके निलंबित नहीं होंगे। 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जो 352 द्वारा लगाए गए आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। पहले इसकी मूल भावना को समझते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। इसका बुनियादी अर्थ यह था शुरुआती दौर के अंदर कि सरकार जो है वो व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकती मनमाने तरीके से, हाँ, लेकिन प्राण लेने की जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए। जापानी संकल्पना है। इसका अर्थ है कि यह आर्टिकल पहले विधायिका पर एप्लीकेबल नहीं था। विधायिका विधि बना के आपके प्राण ले सकती है, लेकिन सरकार आपके प्राण नहीं ले सकती बिना विधिक प्रक्रिया के। 1978 में मेनका गांधी का जब वाद आया तब उसमें यह कहा गया कि ये विधि भी ऐसी होनी चाहिए जो ऋजुपूर्ण हो, युक्तियुक्त हो। अगर संसद भी कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे लगते हैं कि व्यक्ति के प्राणों में संकट उत्पन्न हो सकता है, तो संसद द्वारा बनाई गई प्राण लेने की विधि को भी न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। यानी वह विधि नैसर्गिक न्याय की संकल्पना पर खरी उतरी हुई होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि ये एक प्रकार का आर्टिकल है जो विधायिका से भी आपकी रक्षा करता है और कार्यपालिका से भी आपकी रक्षा करता है। तो एक शक्तिशाली हथियार दिया गया है जिसे हम कहते हैं राइट टू लाइफ। धन्यवाद।